Assalamualaikum students. Now today's our topic is phase of AC and this is your lecture for the date 27/11/20. अभी हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 15 में जो AC जनरेटर की क्वेश्चन पढ़ी थी फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, वो आपके पास क्वेश्चन थी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो ओमेगा टी था दैट वाज एक्चुअली ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी एंड ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास ये जो इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या इन केस ऑफ द वोल्टेज और इन केस ऑफ द करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो ये जो आपके पास थीटास हैं दीज आर एक्चुअली द एंगल्स विच गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर विद द ओरिजिनल और विद द रेफरेंस एक्सिस। तो ये जो आपके पास ओरिएंटेशन दे रहा है एंगल को, एक्चुअली जो एंगल ओरिएंटेशन दे रहा है दिस एंगल इज एक्चुअली नोन एज द फेज। ये बताता है कि आपके पास इस वक्त करंट सिचुएशन में वोल्टेज कहाँ से शुरू हो रही है, या आपके पास दो वोल्टेजेस हैं या दो करंट्स हैं तो आपस में कितना एंगल है दूसरे से आगे या पीछे हैं। तो यहाँ से आपके पास जो कंसेप्ट आता है वो आपके पास आता है फेज लीड एंड फेज लैग का। दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। हम इसको अभी देखते हैं कि ये कैसे रिलेटिव टर्म्स हैं। सपोज दैट यू आर हैविंग अ साइन वेव, यहाँ पर टी या थीटा प्लॉट किया गया है। टी इज इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे कि हमने एसी जनरेटर के टॉपिक में भी किया था। तो यहाँ पर वोल्टेज या करंट जो है वो प्लॉट कर रहे हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास दो वेव्स हैं। सपोज कि वेव नंबर 1 जो है वो आपके पास यहाँ 0 एंगल से शुरू होती है और ये आपके पास है वेव नंबर 1। दिस इज़ योर वेव नंबर 1। यहाँ पर एंगल 0 था, यहाँ पर आपके पास 90 एंगल है, यहाँ पर आपके पास 180 है और यहाँ आपके पास 270 है और ये पॉइंट जो है ये कंप्लीट साइकिल को शो कर रहा है। दिस मीन्स दैट एंगल विल बी 360 डिग्री। दिस इज़ योर वेव नंबर 1। सपोज कि इसी वक्त हम यहीं पर एक और वेव प्लॉट करते हैं, बट दैट वेव इज़ नॉट स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द 0 एंगल, बल्कि जब आपके पास फर्स्ट वेव 0 से शुरू हो रही है उस वक्त सेकंड वेव जो है वो 90 के एंगल पर थी, और जब फर्स्ट वेव 90 पर थी तो सेकंड वेव जो है वो 180 पे थी। जब फर्स्ट वेव 180 पे थी तो सेकंड वेव 270 पर, और जब फर्स्ट वेव 270 पे थी तो सेकंड वेव का एक साइकिल पूरा हो गया और ये 360 पे। नाउ यू कैन सी दैट दिस सेकंड वेव इज़ 90 अहेड ऑफ द वेव नंबर 1 एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हर जगह पर वेव 2 1 से 90 एंगल आगे है। जब 1 0 है तो 2 90 पर, जब 1 90 पर तो 2 180 पर। दिस मीन्स दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द फेज डिफरेंस इज ऑफ 90। तो हम ये कह सकते हैं दैट द वेव 2 इज लीडिंग 1 बाय 90 डिग्रीज। सेम इज़ द केस, आप इसी चीज़ को दोबारा से भी प्लॉट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी लिटिल बिट चेंज्ड। हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि सेकंड वेव जो है वो लीड तो कर रही है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो दैट द वेव 1 इज़ लैगिंग बिहाइंड द 2। अगेन वही आपके पास 0 90 180 270 360 वेव 1 के लिए और 90 180 270 360 वेव 2 के लिए। आप देख सकते हो कि जब वेव 1 0 पे थी तो 2 आपके पास 90 पे थी। वी कैन ऑल्सो से दैट 1 इज़ लैगिंग बिहाइंड 2 बाय 90, मतलब कि 1 जो है वो 2 से 90 एंगल पीछे है। लेकिन आमतौर पर हम ऐसे करते नहीं हैं, हम रेफरेंस उस वेव को लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होती है। तो इसके लिए आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ योर वेव नंबर 1 जो कि बिल्कुल वैसे ही है, 0 पर स्टार्ट हो रही है, 90 एंगल 180 270 360। लेकिन जो वेव 2 है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यानी कि जब वेव 1 0 एंगल से शुरू हो रही थी तो वेव 2 जो थी वो आपके पास 180 एंगल से जो है वो शुरू हो रही थी और कुछ इस तरीके से बन रही थी। हर पॉइंट पे वेव 1 और वेव 2 का जो फेज डिफरेंस था दैट वाज ऑफ 180। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इस वक्त 1 इज़ लैगिंग बिहाइंड 2 बाय 180 डिग्रीज।
So this is the concept of the lead and lag. Now you can see that whether it is plotted for the voltage or the current, we are having a साइनोसॉइडल कर्व. साइन कर्व हम इसको बोलते हैं. इसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर चेंज हो रही है, बल्कि हाफ में पॉजिटिव और हाफ में नेगेटिव भी रहती है. दिस मीन्स दैट वी आर हैविंग एन एंगुलर मोशन. एक रोटेशनल मोशन, एक सर्कुलर मोशन जो कि एंगल पर डिपेंड कर रही होती है. कुछ इस तरह की मोशन जो है वो हमारे पास आ रही है. अब इस केस में जब आप एंगुलर मोशन से जो है वो डील कर रहे होते हैं, इस केस में जब आप एंगुलर मोशन से डील कर रहे होते हैं तो एंगुलर मोशन, दिस मीन्स दैट सर्कुलर मोशन अबाउट अ पॉइंट, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की मोशन होती है. इस तरह की मोशन में दो तरह की डायरेक्शंस होती हैं. या तो आप क्लॉकवाइज चलते हैं या आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. फॉर बाय convention, we take clockwise rotations as negative and anti-clockwise rotations as positive, but these rotations are having a direction. This means that everything that is having a direction and that is having a magnitude, that can be represented a vector. तो यहाँ पर इस फेज को, इस रोटेशन को भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी से जो है वो शो कर सकते हैं. इस केस में जो वेक्टर क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे, दैट वेक्टर क्वांटिटी इज़ नोन एज phasor. This phasor is a vector quantity which is having the ability to rotate in the counter clockwise direction. अब कोई एक वेक्टर है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की एबिलिटी रखता है, तो इसके पास रोटेट करने के लिए कोई ना कोई वेलोसिटी, और इन केस ऑफ एंगुलर मोशन आपके पास कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एंगुलर स्पीड होनी चाहिए. अब इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी इन वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी. इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी इन वेव्स की पीक वैल्यू होगी. मतलब कि लेंथ ऑफ द फेजर और लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द AC quantities, that will be equal to the peak value of the AC quantity, and the rotation or the angular frequency of the phasor or the vector representing the AC quantity, that will be equal to the angular frequency of these waves. अब यहाँ पे कुछ और एक और भी चीज़ हम लेते हैं कि जो सा आपके पास जो वैल्यू ज़ीरो एंगल से शुरू हो रही होती है, दैट इज़ टेकन एज रेफरेंस, और उसके लिए जो हम वेक्टर को प्लॉट करते हैं वो वेक्टर आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लॉट किया जाता है. दिस इज़ अ वेक्टर जिसके हमें दिखा कि उसका जो फेस था वो ज़ीरो से शुरू हो रहा था, दैट इज़ टेकन एज रेफरेंस. इस वजह से हमने इस वेक्टर को, इस फेजर को जो है वो हॉरिजॉन्टल पे ड्रा किया है. चलें जी, सपोज वी आर हैविंग सिचुएशन, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, या चलें हम इसी सिचुएशन हम ले लेते हैं. इन दिस केस दिस वेव 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज एंड दिस वेव 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग द करंट. तो करंट जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़ीरो एंगल से शुरू हो रहा है. हम करंट का जो फेजर है हम उसको अलोंग द एक्स एक्सिस ले लेंगे, और हम देखते हैं कि वोल्टेज का जो वेव है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है. जब करंट की वेव ज़ीरो से शुरू हो रही थी, ज़ीरो एंगल से, उसके बाद वोल्टेज की वेव जो है वो 90 से शुरू हो रही थी. दिस मीन्स दैट कि जो वोल्टेज का फेजर है वो कुछ इस तरह होगा, दैट वोल्टेज इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द करंट फेजर. Okay class, now this is the phasor diagram for the current and the voltage, where voltage is leading the current by an angle of 90 degree. चलें जी, now this is our chapter of the AC current. और AC current के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि AC वोल्टेज सोर्स जब भी किसी भी सर्किट में लगा होगा तो कुछ इस तरह का साइन का सिंबल आपके पास जो है वो साइन वेव का सिंबल आपके पास सर्किट में मौजूद होगा. हमारे पास दो तरह के वोल्टेज सोर्सेज होते हैं. पहले हमने डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ काम किया, तब हम एसी वोल्टेज सोर्स के साथ काम कर रहे हैं. अब डीसी सर्किट्स में आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते थे? डीसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टर लगा होता था सिंपल एक सर्किट में, और हम कहते थे कि करंट फ्लो कर रहा है. वो रेजिस्टेंस जो थी वो सीरीज़ में भी हो सकती थी, वो पैरेलल में भी हो सकती थी, वो एक भी हो सकती थी, वो एक से ज़्यादा 2-3 भी हो सकती थी.
they can have series combination or the parallel combination. That was the case of the DC circuits. लेकिन अब यहाँ पे ये जो चैप्टर आपके पास है दिस इज़ फॉर द AC circuits. और AC circuits में जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं दैट ऑफर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट, वो सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता बल्कि वो रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वो कैपेसिटर भी हो सकता है और वो एक इंडक्टर भी हो सकता है. अभी हम आज जो पार्ट करने लगे हैं दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द AC थ्रू आ रेजिस्टर. अभी हम ये पार्ट जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी रेजिस्टर में से AC पास होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है. सपोज वी आर हैविंग अ सर्किट और इस सर्किट में AC वोल्टेज सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टेंस R लगी हुई है. दिस इज़ गिविंग आ वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस V. और आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस भी है, सर्किट भी क्लोज है. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ फ्लो ऑफ द करंट. और यहाँ पर देखिए कि करंट इज़ द फ्लो ऑफ द चार्ज. और फ्लो को चाहे वो फ्लो किसी भी चीज़ का हो दैट रिक्वायर्स अ पाथ, रास्ता चाहिए होता है. अगर सामने एक रास्ता होगा तो फ्लो उसी रास्ते पर होगा. अगर सामने 2-3 रास्ते होंगे तो फ्लो 2-3 रास्तों में बट जाएगा. सो यहाँ पर जितने रास्ते होंगे करंट उनमें डिवाइड होता है. लेकिन लकीली वी आर हैविंग अ सिंपल सीरीज सर्किट. एक ही रास्ता है, करंट की वैल्यू भी आपके पास सेम ही रहेगी. आपके पास जो हमने AC जनरेटर से रिलेटेड जो हमने इक्वेशंस निकाली थी फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, तो वो आपके पास कुछ ऐसी थी. V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या आप इसको साइन थीटा भी जो है वो पुट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. चलें जी, अगर आप इस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR होता है. अगर आप I फाइंड आउट करें V से, बिकॉज वी आर हैविंग द V एंड वी आर हैविंग द R कनेक्टेड इन द सर्किट, तो यहाँ पर आप इसको R से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को R से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. और अगर आप पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से देन वी विल गेट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो यहाँ पर आप देखें हम इसको रेजिस्टेंस से जो है वो डिवाइड कर देते हैं. तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की है, तो इससे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट के लिए भी आ जाएगी. चलें जी, यहाँ पर आप थीटा दिस मीन ओमेगा टी दिस मीन्स दैट थीटा, और यहाँ पर भी ओमेगा टी मतलब के थीटा. अब जो वैल्यू थीटा की आप यहाँ पर पुट करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं. यहाँ पे V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे आप I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे. पहला का केस हम लेते हैं दैट फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, तो V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन 0, एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. ये पहला पार्ट आपके पास आ गया. यहाँ पर भी I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन 0, तो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. ये आपके पास करंट के लिए भी पहला पार्ट आपके पास आ जाएगा. चलिए जी, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द एंगल दैट थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन 90, साइन 91 होता है तो आंसर आ गया V नॉट के. और यहाँ पर I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन 90, तो साइन 91 होता है तो यहाँ पर I की वैल्यू भी I नॉट के बराबर, यानी कि पीक वैल्यू भी. यहाँ पर भी वोल्टेज दैट इज़ गोइंग टू इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, जहाँ पर भी करंट जो है वो करंट की पीक वैल्यू के बराबर आ रहा है. दिस इज़ द सेकेंड रिजल्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. अब थीटा की नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 180 डिग्री हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन 180 डिग्रीज, तो यहाँ पे साइन 180 हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा साइन 180 दैट इज़ इक्वल टू 0. सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पर भी हम I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन 180 पुट करेंगे तो आंसर 0 आया और मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ ही 0 हो जाएगा. तो V यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 0 एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑल्सो 0 फॉर द एंगल 180 डिग्री. दिस इज़ द थर्ड रिजल्ट फॉर बोथ वैल्यूज़. चलिए जी, नेक्स्ट थीटा की हम वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ 270 डिग्रीज, तो V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन 270 डिग्री. इसका आंसर -1 में, तो आपके पास रिजल्ट आएगा -V नॉट. यहाँ पर भी I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन 270 डिग्रीज, तो इसका रिजल्ट भी -1 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -I नॉट. दिस इज़ द फोर्थ रिजल्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट. अब नेक्स्ट फिफ्थ रिजल्ट पे आ जाएँ. थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री पे, तो V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन 360 डिग्री, साइन 360 0, सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पर भी I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन 360 डिग्री, आंसर इज
0, so everything will be equal to 0. ये आपके पास फिफ्थ रिजल्ट आ गया है. Now we can have a complete comparison because we have calculated the values of the instantaneous values of the voltage and current for a complete cycle. आप देख सकते हो कि जब थीटा 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू भी 0 आ रही है, करंट की वैल्यू भी 0 आ रही है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. जब थीटा 90 पुट किया तो वोल्टेज भी पीक वैल्यू के बराबर हो गई और करंट भी पीक वैल्यू ऑफ करंट के बराबर हो गई. अगेन हर स्टेप के ऊपर आपको एक सिमिलैरिटी जो है वो नज़र आ रही है. दिस मीन्स दैट कि अगर आप इसका जो है वो वेव फॉर्म ड्रा करना चाहो, यहाँ पर थीटा अब हम प्लॉट करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और वोल्टेज या करंट जो है वो हम प्लॉट करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस. आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आप देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू वी ओवर आर है. मतलब कि जब वोल्टेज की वैल्यू को आर से डिवाइड किया जाता है तो करंट की वैल्यू आती है. दिस मीन्स दैट कि करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज की वैल्यू से कम होती है. तो अगर आप देखेंगे हम पहले करंट की वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं. जी हमने करंट की वैल्यू को प्लॉट कर लिया. दिस कर्व इज गिविंग द वैल्यू ऑफ द करंट. अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ फेज में सेम होंगी बट दे विल बी डिफरेंट इन द मैग्नीट्यूड. जब 0 एंगल है तो दोनों 0 पे हैं. जब 90 एंगल है दोनों पीक पर हैं, पॉजिटिव पीक पर. जब 180 है तो फिर दोनों 0 हैं. और जब 270 है तो दोनों अगेन पीक पर हैं बट नेगेटिव पीक पर. और जब 360 है तो दोनों 0 हैं. दिस मीन्स दैट कि फेज वाइज there is no phase difference between the voltage and current when we are talking about the AC through a resistor. Simple difference is about the magnitude and we are not talking about the difference in magnitude. We are just discussing the phase. तो यहाँ पे कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है. तो अगर आप इस केस में यहाँ पे फेज़ को प्लॉट करना चाहो तो हमें पता है कि फेज़ के लिए हम फेज़र डायग्राम लेते हैं. करंट भी अलोंग द एक्स एक्सिस ही प्लॉट होगा, दैट विल बी हैविंग अ स्मॉलर लेंथ ऑफ द फेज़र. और आपके पास वोल्टेज भी अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टली ही प्लॉट होगी बट द लेंथ ऑफ द फेज़र फॉर द वोल्टेज दैट विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू द करंट. ये सिर्फ लेंथ का फ़र्क, उनके मैग्नीट्यूड्स का फ़र्क को शो कर रहा है. अदरवाइज दे आर इन द सेम डायरेक्शन. दे आर शोइंग दैट देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द behavior of the AC through a resistor. Okay, second year, inshallah ta'ala tomorrow we will discuss the behavior of the AC through capacitor and through inductor. Till then, Allah Hafiz.